देखिए चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होगा किसकी वजह से? वैद्युत धारा के कारण। तो इसके बारे में सबसे पहले सन 1820 ईस्वी में ओस्टर्ड, वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने अपने प्रयोग में यह देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के समीप रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के समीप रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगता है। विक्षेप होने मतलब चुंबकीय सुई हिलने डुलने लगती है। तो ओस्टर्न ने जब यह देखा तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग को बार बार दोहराया और बार बार उनको एक ही चीज़ मिल रहा था कि जब धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक चुंबकीय सुई यानी एक चुंबक तभी हिल डुल सकता है जब उसके समीप भी कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। तो ओस्टर्न ने बोला कि यह धारा की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है। तो उसे हम बोलते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग। तो ओस्टर्ड का प्रयोग तो ओस्टर्ड ने क्या किया था कि अपने प्रयोगों में देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के समीप रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत धारा के कारण चालक के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र वो क्या करता है, चुंबकीय सुई को विक्षेपित यानी हिलाना डुलाना शुरू कर देता है। तो उनके प्रयोग को देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। ये पहला फिगर देखिए, ये चुंबकीय सुई रखा हुआ है। चुंबकीय सुई में यह यन ध्रुव है और यह यस ध्रुव है। यन और यस ध्रुव दो चुंबकीय सुई है यहाँ पे रखा। अब यह बैटरी से, ये चालक है, चालक को बैटरी से जोड़ दिया गया है और यह कुंजी यानी स्विच। अब जब स्विच ऑफ है यानी स्विच ऑन नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो उस स्थिति में चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इस पोजीशन में चुंबकीय सुई ठहरा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे ही कुंजी को ऑन किया यानी स्विच ऑन किया तो धारा का प्रवाह होने लगा। तो धारा इस दिशा में बह रहा। तो चुंबकीय सुई पहले कैसे था? चुंबकीय सुई पहले इस तरीके से था, अब कैसे हो गया है? ऐसे, यानी यन वाला ऊपर चला गया है। यानी कि चुंबकीय सुई अब किधर हिलना डुलना शुरू कर दिया। तो पहले ऐसे था चुंबकीय सुई, जैसे ही धारा प्रवाहित हुआ तो धारा का चुंबकीय प्रभाव के कारण यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया। ऐसे था, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद तीसरे फिगर में देखिए, तीसरे फिगर में हमने क्या कर दिया, धारा का दिशा बदल दिया। इसमें धारा किधर, इधर प्रवाहित है और इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रहा है, इधर। तो जब धारा की दिशा बदल दी जाती है तो देखिए अभी चुंबकीय सुई का यन पोल इधर खिसका हुआ था, अब इसमें क्या हो गया, यन पोल किधर खिसका है, नीचे। यानी कि ओस्टर्न ने इस प्रयोग से बताया कि अगर चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाएगी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। अभी चुंबकीय सुई यहाँ पे था, अब जब धारा की दिशा बदल दी तो घूम के ऐसे इस तरीके से घूम गया, यन वाला नीचे चला है। इसमें क्या था, यन ऊपर चला गया था। तो अगर धारा की दिशा देखिए इसमें इधर है तो यन ऊपर चला गया इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपण हुआ है। फिर यहाँ पे जब धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय सुई क्लॉकवाइज घूम गया है, ऐसे घूम गया है इस तरीके से। तो इस दोनों फिगर से ओस्टर्न ने बताया कि अगर चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ठीक, तो ओस्टर्न ने अपने प्रयोग में क्या देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण चालक के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है और वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। यानी कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो ओस्टर्न का ये बहुत बड़ा प्रयोग था और उन्होंने अपने प्रयोग में विभिन्न बार प्रयोग किए, अलग अलग टाइम प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ठीक, तो ये ओस्टर्न का प्रयोग था। फिर ओस्टर्न के प्रयोग के बाद, ओस्टर्न के प्रयोग से हमें ये तो मालूम चल गया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों हो रहा था, क्योंकि धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी चुंबक का गुण उत्पन्न हो गया वैद्युत धारा प्रवाहित करने से। तो ओस्टर्न ने बता दिया अपने प्रयोग से कि जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाएगी और अगर धारा की दिशा, धारा के मान में परिवर्तन होगा
तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसके मान में भी परिवर्तन होने लगेगा। रियोस्टेट का प्रयोग था। फिर यह चुंबकीय क्षेत्र आखिर कितना होगा? चुंबकीय चालक में धारा प्रवाहित करेंगे, चालक में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसका मान क्या होगा, इसके बारे में कौन बताया? बायो सेवर्ट। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर अपने प्रयोग से यह बताया कि किसी भी चालक के समीप किसी भी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान का निर्धारण किसने किया था? बायो और सेवर्ट। तो अब हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है कि इन्होंने क्या बताया था कि किसी चालक के समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि अगर ये कोई चालक है, ठीक, ये कोई चालक है, चालक में धारा प्रवाहित हो रही है आई, चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक के नज़दीक कोई बिंदु है, ये पी, ये बिंदु पी है। तो चालक से इस बिंदु की दूरी है स्मॉल आर, और चालक और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में यह जो कोण है यह है थीटा। और हम चालक, ये बहुत लंबा चालक है, हम एक छोटा सा चालक इसी का हिस्सा मान लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है? dl है, ठीक। तो ये dl लंबाई का चालक है, इस चालक से इस बिंदु की दूरी है स्मॉल आर, चालक और बिंदु को मिलाने वाली रेखा, चालक से बिंदु को मिलाने वाली रेखा और चालक के बीच जो कोण बना है वो थीटा है। तो बायो सेवर्ट ने बोला कि किसी भी चालक के समीप आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी B जो होगा, अब यहाँ पे चालक की लंबाई सूक्ष्म लंबाई का चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र सूक्ष्म होगा। तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, समीकरण नंबर 1। यानी चालक में अगर धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, जैसा कि ओस्टर ने अपने प्रयोग में भी बोला था। तो यानी कि जो सूक्ष्म चालक है dl लंबाई का, इस चालक में प्रवाहित धारा अगर बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के समानुपाती होता है, ये पहला। फिर सेकेंड टाइम इन्होंने बोला कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु P पे, यह चालक की लंबाई के भी समानुपाती होता है। यानी चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तीसरी बार इन्होंने क्या बोला कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह चालक और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बना थीटा, उसकी ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। चालक तथा चालक और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी ये, इसके बीच में जो कोण बना यानी थीटा, इसके साइन यानी साइन थीटा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B है dB, यह समानुपाती होगा साइन थीटा के। फिर चौथी बात इन्होंने बोला कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, यह चालक और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई यानी कि चालक से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक से बिंदु की दूरी r है तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इस बिंदु की चालक से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट ने क्या बताया कि किसी भी चालक में धारा प्रवाह के कारण उसके समीप जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, और चालक और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन चारों समीकरण को हम लोग मिला दें समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तीनों को अगर मिलाए तो ये dB समानुपाती है। अगर एक ही राशि अलग अलग भौतिक राशियों के समानुपात में होता है तो सबका गुणा हो जाता है। तो I है, फिर dl हो गया, फिर साइन थीटा हो गया, बट्टे में क्या है r²। यानी कि dB समानुपाती हो गया I dl साइन थीटा अपन r²। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं
तो डी बी बराबर एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कांस्टेंट है। बाकी आई बी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये रहा किसी भी चालक की सूक्ष्म लंबाई के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर स्थित उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है और इसका मान क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है। और म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे वैद्युत में एप्सिलॉन नॉट था वैद्युतशीलता, ऐसे यहाँ पे ये चुंबक में है चुंबकशीलता। तो ओस्टर्ड ने बताया था कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के समीप बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फिर बायोसेवर्ट ने क्या बताया था कि यह चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। किसी भी चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर उससे समीप आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कौन बताया था, बायोसेवर्ट ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर बोला कि चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फिर तीसरी बात उन्होंने बोला कि यह साइन थीटा के समानुपाती होगा। फिर चौथी बात उन्होंने बोला कि यह चालक से उस बिंदु की दूरी जो होगा उसके क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो इस फार्मूले से हम लोग किसी भी चालक के समीप आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये बायोसेवर्ट का रूल था। निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट तथा प्रकाश की चाल सी में संबंध हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें मालूम है ठीक है, हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में जो नियतांक आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मालूम है, इतना हमें मालूम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है। फिर अभी हमने देखा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका वैल्यू क्या था 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये दोनों मालूम है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर ठीक डिवाइड कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाग करते हैं, डिवाइड, भाग का चिन्ह कितना म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं 9 × 10⁹ ठीक है, डिवाइड बाई 10⁻⁷। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने ये सिंबल लगाया था कि आसानी समझ में आ सके। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। 4 पाई ऊपर और म्यू नॉट नीचे इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ है। ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 1/एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ +7 16। ठीक, अब देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ का स्क्वायर।
ठीक, करेंगे कितना हो गया दिख नहीं रहा है, क्या मिला है 1/ε0 म्यू नॉट इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, इतना मिला। अब ये चूँकि प्रकाश की चाल c बराबर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है, इतना मालूम है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ की हम लोग लिख सकते हैं c। तो 1/ε0 म्यू नॉट इक्वल टू हो गया ये c, इसकी जगह c हो गया, और ये स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो c बराबर क्या मिला 1/√में ε0 म्यू नॉट, ये हो गया संबंध। तो c बराबर 1/√में ε0 इंटू म्यू नॉट, ये प्रकाश की चाल और निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध हो गया। ये इतना हमको पहले चैप्टर से मालूम 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये अभी हमने देखा है बायो-सेवर्ट नियम में म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। फिर हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग किया तो ये भिन्न उल्टा हो गया, भाग रहता है तो गुणा बदल जाता है, भिन्न उल्टा हो जाता है, कहीं जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा लिख दिया। ये 10⁻⁷ ऊपर गया 10⁻+7 हो गया, 9 × 10⁻+16 हो गया, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और 16 को लिख सकते हैं 8, इसका पूरे का स्क्वायर हमने किया, तो 3 3 के 9 हो जाए, 8 दूना 16 भी हो जाएगा, यानी इसको हम स्क्वायर टर्म में लिख सकते हैं। और इस पूरे का मान कितना होता है c, इसकी जगह हमने c रख दिया, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो गया, तो ये संबंध मिल गया।